इसलिए ऑन नहीं। कोई बात नहीं, आप कैमरा ऑन करिए ना। या Sorry, what is hypothesis? मैम hypothesis is a statement which can be either true or false. ओके, और किसी वर्ड में और कोई वर्ड थोड़ा डिफरेंटली इसको डिफाइन किया जा सकता है? यस मैम कुछ कुछ हम लोग एज्यूम करते हैं, मतलब रिसर्च करने के लिए, और अगर वो एज्यूमशन सही होता है या फिर गलत होता है, सही होता है तो नल हाइपोथेसिस ट्रू होता है, गलत होता है तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू होता है। अच्छा ठीक है, ये तो मतलब उसी का थोड़ा एक्सटेंशन है। और किसी वर्ड में डिफाइन कर सकते हैं? देखो ऐसा भी बोला जा सकता है, hypothesis is a statement the validity of which is yet to be determined। मतलब अभी आपने validity of that statement चेक नहीं किया है, क्रॉस वेरीफाई नहीं किया है whether that statement is correct or not। आपने कुछ स्टेटमेंट डाला, सपोज स्टेटमेंट को टेस्ट कर रहे हो, वो स्टेटमेंट करेक्ट है, वैलिडिटी उसका अगर कहा जाए, जो स्टेटमेंट कहा गया वो दैट इज 100% करेक्ट और नॉट, ये चेक करने के लिए हम लोग स्टेटमेंट स्पेसिफाई करते हैं जिसका दो पर्टिकुलर पार्ट हो जाता है। सपोज मान लो अगर कुछ केस लिए, एग्जाम ही ले रहे हैं या फिर कुछ भी पर्टिकुलर केस ले रहे हैं, तो उस केस में अगर रिजल्ट पॉजिटिव होगा देन वी आर कंसीडरिंग दैट एज अ पॉजिटिव हाइपोथेसिस, जिसको नल हाइपोथेसिस आप लेते देते हैं। या फिर अगर उसी चीज का नेगेटिव इम्पैक्ट देना चाहो या फिर उसको सिग्निफाई करना चाहो तो वो हम बोल देते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। और उसका वैलिडिटी जब हम चेक कर लेते हैं, क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, तब हम लोग उसको बोलते हैं रिसर्च। एक्चुअल में वही होता है उस स्टेटमेंट का क्रॉस वेरिफिकेशन। जैसे मान लो अगर कुछ कह दिया जाए, सपोज मैंने यही स्टेटमेंट मैंने अपना ऑपरेशन रिसर्च के बेसिस पे टॉपिक पे भी मैंने ये बताया था आप लोगों को, कुछ कंडीशन डाल दिया जाता है। जैसे मान लो बोल दिया जाए कि आपको चेक करना है कुछ स्टेटमेंट इम्पैक्ट पे यूथ, जो अभी रिसर्च की बात कर रहे हो, कुछ वो कैसा है, पॉजिटिव है या नहीं है, नेगेटिव है या कैसा है, सिर्फ इम्पैक्ट जानना है। वो पॉजिटिव, हाँ वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो हम लोग नहीं जान रहे हैं, बस जान रहे हैं कि क्या एस्पेक्ट्स हो सकता है। बट हाँ, कभी भी हाइपोथेसिस अगर हम देते हैं तो वहां पे दो ही पॉसिबल केसेस, एक्सक्लूसिव कंडीशन होना चाहिए। मतलब या तो वो पॉजिटिव के केस में दो केस अगर पॉसिबल है, आइदर ट्रू और फॉल्स, ये नहीं होगा ट्रू भी है फॉल्स भी है, ये कंडीशन नहीं होना चाहिए। मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव केस होना चाहिए, या तो वो पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा या तो वो नेगेटिव स्टेटमेंट होगा, दोनों होगा वो नहीं हो सकता है। जैसे एग्जाम का केस अगर हम ले ले, पास हो गए फेल हो गए, सपोज कभी कभी ऐसा होता है, मान लो क्रॉस वेरिफिकेशन अगर हम देखना चाहें तो सपोज किसी ने कह दिया, स्टेटमेंट दिया गया है कि बीबीए फोर्थ स्टूडेंट्स का जो मार्क्स आया है, एवरेज मार्क्स दैट इज 70%, ठीक है, या फिर 70% से ज्यादा लोगों का ज्यादा अच्छा मार्क्स आता आया है, ऐसा कुछ हम बोल रहे हैं, बोल सकते हैं। या फिर 90% ऑफ स्टूडेंट, दोनों में डिफरेंस है। मैंने पहले कहा 70% मार्क्स एवरेज आया है आपके क्लास का, या फिर ये बोला जाए 90% ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास जो है वो पास कर गए, ठीक है। तो 10% फेल कर गए, ऐसा कुछ कंक्लूजन निकल जाएगा। लेकिन मान लो ये स्टेटमेंट मैंने कहा और आज के डेट में सिचुएशन ये है कि आपने कह दिया और हमने मान लिया, ये सिचुएशन है नहीं। हमेशा क्या होता है, वी हैव टू क्रॉस वेरीफाई दैट स्टेटमेंट। किसी ने कहा, मैंने कह दिया, मान लो 70% मार्क्स आपके क्लास का आया है, एवरेज मार्क्स, आपके केस में हो सकता है आप ये बात मान लो, डायरेक्टली समझ लो हाँ जो बोल रहे हैं मैम वो सही है, या फिर हो सकता है आप इस स्टेटमेंट को क्रॉस वेरीफाई करें। तो जहां से क्रॉस वेरिफिकेशन का बात आया, जहां हम रिलाय नहीं कर रहे हैं सिंपली स्टेटमेंट को। एक जमाना था जब किसी ने थ्योरी दिया, मान लेते थे लोग कि ऐसा सच है। अब क्या होता है, उस थ्योरी पे हम ऐसे रिलाई नहीं करते, हमेशा हम उसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे और उसके बेसिस पे रिजल्ट जो भी होगा उसके बेसिस पे हम बताएंगे वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। तो यहाँ पे हमेशा क्या होता है कि आप उस स्टेटमेंट के वैलिडिटी को चेक कर रहे हैं कि वो स्टेटमेंट है या नहीं। अब या तो जो मैंने कहा वो सच होगा या तो वो सच नहीं होगा, सिर्फ दो ही केस होगा, दोनों पॉसिबिलिटी तो एक साथ है नहीं। मैंने कह दिया 70% मार्क्स एवरेज आया है, या तो मेरा स्टेटमेंट करेक्ट होगा या तो गलत होगा, बात यही है। आप मानो या नहीं मानो उस बात को, दो ही केस होगा ना, उसका म्यूचुअली कंडीशन क्या होने वाला है, या तो मैंने स्टेटमेंट कहा वो राइट है या तो वो पूरी तरह गलत है, जिस भी बेसिस पे मैंने कहा।
अब इसके लिए जब आपको क्रॉस वेरिफिकेशन मेरे स्टेटमेंट का करना है, इन दैट केस आप क्या कर रहे हैं, आप अपने क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसमें से कुछ स्टूडेंट्स का सैंपल ले लो। सैंपल ले रहे हो तो क्या कर रहे हो, सबका मार्क्स कितना है वो ले लो। सपोज 120 स्टूडेंट्स हैं शायद आपके क्लास में, 120 स्टूडेंट्स में से कुछ 50 के अप्रॉक्स 40 के अप्रॉक्स आपने ले लिया क्लास का मार्क्स। अब उस सैंपल के बेसिस पे उसका एवरेज मार्क्स निकालो, ठीक है। सैंपल के बेसिस पे एवरेज मार्क्स निकाल रहे हो आप, पूरी पॉपुलेशन का एवरेज मार्क्स आप नहीं निकाल रहे हो, सैंपल के बेसिस पे निकाल रहे हो उसका एवरेज मार्क्स। और वो जो एवरेज मार्क्स होगा वो मेरे स्टेटमेंट को, अगर उसका एवरेज मार्क्स अप्रॉक्स 70 आ जाता है तो आप ये मान सकते हैं कि मैंने जो स्टेटमेंट कहा था वो सही है। दूसरे केस में मान लो कि वो नहीं, अगर 60% आ रहा है, 40% आ रहा है, 10% आ रहा है, मान लो ऐसा स्टेटमेंट, तो मेरा जो स्टेटमेंट था वो स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। मतलब आप उस, मैंने जो कहा है उस स्टेटमेंट की वैलिडिटी को आप चेक कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा, और उसके बेसिस पे आप रिजल्ट या फिर कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं कि जो स्टेटमेंट मैंने कहा था वेदर दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट। यही पूरा का पूरा रिसर्च। क्योंकि रिसर्च में कभी भी 100% पॉपुलेशन को स्टडी करना, चाहे वो मार्केटिंग रिसर्च हो या फिर किसी भी तरह का कोई भी रिसर्च हो, 100% पॉपुलेशन को नहीं स्टडी किया जा सकता। सपोज आप मार्केटिंग ही कर रहे हैं, जानना चाहते हैं कि इंडियन पॉपुलेशन जो है बिहार में अगर किसी चीज का कंपनी फैक्ट्री अगर आप खोल रहे हैं तो किस तरह के प्रोडक्ट का फैक्ट्री खोला जाए कि यहाँ पे ज्यादा सेल हो। आपका तो यही काम है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मिनिमम जो भी कॉस्ट है वो लगना चाहिए। तो इसके लिए आप सबसे पहले मार्केट को स्टडी करोगे, कैसा सिचुएशन है, लोगों का कैसा इंटरेस्ट है, किस चीज को ज्यादा यूज करते हैं, क्या है, क्या उनकी नेसेसिटी है, कहाँ तक कैसा जो भी एक्सटेंट है, वो सब कुछ पूरा कुछ एनालाइज करोगे। फिर उसके बेसिस पे एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करोगे कि यहाँ के लोगों को इस तरह का जो भी है प्रोडक्ट पसंद है, इस तरह का प्रोडक्ट नहीं पसंद है, ऐसा कुछ टर्म आ रहा है। जो ऑपरेशन रिसर्च भी हम करते हैं वो रिसर्च क्या होता है, मैथमेटिकल मॉडल के बेसिस पे रिसर्च कर रहे हैं। और जो एक्चुअल रिसर्च जो हम लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी में पढ़ते हैं वो होता है आप ओपिनियंस का रिसर्च कर रहे हैं, मार्केट के कंडीशन का रिसर्च कर रहे हैं, और जो भी रिसर्च कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक ओपिनियन कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। सो ऑपरेशन रिसर्च और इस तरह के रिसर्च में यही डिफरेंस है। आप उसका जो रिसर्च आपने एक्चुअल रिसर्च किया है, मार्केटिंग रिसर्च किया है सपोज, उस रिसर्च के बाद अगर ऑपरेशन रिसर्च का मेथड उस पर अप्लाई करो तो वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। मार्केटिंग रिसर्च हमारा पहला स्टेप होगा, उसके बाद हम अगर उसी में ऑपरेशन रिसर्च के टर्म्स को अगर इन्वॉल्व करते हैं तो हमारा बहुत ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट होगा। वो कहीं ना कहीं बोला जा सकता है, 100% श्योरिटी कहीं नहीं होती, बट 90% 99% वी कैन से कि वो श्योर है कि जो भी स्टडी हम कर रहे हैं, जो भी प्लान हम कर रहे हैं, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इफेक्टिव। ये हमेशा होता है। मार्केटिंग रिसर्च में हम पब्लिक्स का ओपिनियन जान रहे हैं, मार्केट का कंडीशन जान रहे हैं, जो कुछ भी है, ये यहाँ क्या जान रहे हैं हम लोग, ओपिनियंस, किसका नेसेसिटी जरूरी है। सपोज आप फैक्ट्री, अगर मान लो किसी फैक्ट्री का देख रहे हैं तो यहाँ पे किस चीज का ज्यादा सेल है, लोगों को किस में ज्यादा इंटरेस्ट है। अब उसके बेसिस पे आपने मार्केटिंग रिसर्च किया, जो अवेलेबल रिसोर्सेस है वो आपको पता है, पब्लिक इंटरेस्ट क्या है वो पता है, और अकॉर्डिंग टू वही चीज कुछ यूज करके आप मैथमेटिकल मॉडलिंग कर रहे हैं और उसके बेसिस पे उसका एप्लीकेशन कर रहे हैं, असाइनमेंट्स और जो कुछ भी दिया जा रहा है सब कुछ उसके बेसिस पे आ रहा है। मतलब इनिशियल फेज में आप मार्केटिंग, एक चीज बस दोनों रिसर्च में यही डिफरेंस है, एक में हम मैथमेटिकल मॉड्यूलेशन करते हैं और दूसरे में पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक ओपिनियंस को जानते हैं, जिसको हम मैथमेटिकल मॉडलिंग में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। और अगर ये दोनों चीज बहुत अच्छे से होता है तो मार्केटिंग का जो भी रिसर्च, जो भी प्लान, फैक्ट्री, आप जो कुछ भी करने जा रहे हो, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इफेक्टिव। और हमेशा इसमें प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन श्योर है कि होगा। 100% श्योरिटी कभी भी किसी भी, अगर किसी भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक की और मैथमेटिकल टेक्निक की बात हम करते हैं, हम मैथमेटिकल टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, लेकिन मैथमेटिकल टेक्निक हर जगह यूजफुल नहीं है। वो स्टैटिस्टिकल टेक्निक होता है जो हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि मैथमेटिकल टेक्निक का हमेशा एग्जैक्ट और कभी भी रिजल्ट एग्जैक्टली आता है, और रियल लाइफ में अगर आप देखें तो कभी भी रियलिटी जो भी है वो एग्जैक्ट रिजल्ट हमें नहीं देता। कभी भी आप जो भी एस्टिमेट करेंगे, जो सोचेंगे प्लान ऐसा होगा, मार्केटिंग ऐसा होगा, रिजल्ट ऐसा कुछ आने वाला है, इतना सेल होगा, इतना इनकम होगा,
ये डिमांड होगा, ये सब कुछ आपका एक्सपेक्टेशन है, और 100% एग्जैक्टली आपने जो एक्सपेक्ट किया है वो कभी भी अप्लाई होके रिजल्ट नहीं आने वाला। अब अगर ऐसा नहीं होगा तो ये तो श्योर है कुछ ना कुछ वेरिएशन होगा, या तो आपने जो सोचा था उससे कुछ ज्यादा हो जाए, या तो जो सोचा था उससे क्योंकि एग्जैक्टली जो सोचा है वो हो जाए, इसका चांसेस समझ लो 0% है, क्योंकि एग्जैक्ट आप सोच रहे हैं और एग्जैक्टली वही हो, मतलब आप 100% आपका प्रिडिक्शन करेक्ट है। और ये केसेस कभी भी नहीं हो सकता जहां पे पब्लिक ओपिनियंस की बात आए, सब कुछ दूसरे पे डिपेंडेंट हो। जहां दूसरों पे सब कुछ डिपेंडेंट होता है वहां 100% एक्यूरेसी आने के चांसेस नहीं है। सो यहाँ पे जहां पे भी 100% एक्यूरेसी का चांस नहीं होता वहां पे स्टैटिस्टिकल मेथड यूज होता है, ना कि मैथमेटिकल मेथड। तो यहाँ पे 100% एक्यूरेसी, कभी भी कुछ भी आप सोच रहे हो उसमें 100% एक्यूरेसी के चांसेस यहाँ पे which is more important, marketing research और operation research? दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। कंपेटिटिव में भी बोला जाए तो दोनों का रोल तो अपना है, लेकिन फिर भी अगर एज अ इम्पोर्टेंट बोला जाए तो फाइनेंशियल जो भी हम लोग ये कर रहे हैं उसके बेसिस पे कौन सा ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा? ऑपरेशन रिसर्च, मतलब मैथमेटिकल मॉडुलेशन के अकॉर्डिंग जो आप रिसर्च कर रहे हैं वो, या फिर जो रिसर्च मार्केटिंग रिसर्च जो ग्राउंड बेस्ड रिसर्च है वो? ग्राउंड बेस्ड पे होगा तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, एक हम लोगों ने लास्ट डे डिस्कस किया था, एरर टर्म था कुछ, तो मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर पेन खरीदने जा रहे हैं और पेन जिससे खरीदने के लिए कहा उसने धमकी दी है कि अगर खराब पेन लाए तो सोच लो क्या होने वाला है। हाँ, तो इस केस में कौन सा एरर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के लिए? Which error is more important? हाँ, उसको अवॉइड किया जा सकता है क्योंकि उसमें हम लोग बेटर ऑप्शन को चूज करेंगे। फर्स्ट एरर को देखो, एरर को अवॉइड किया ही नहीं जा सकता, कोई भी एरर है अवॉइड नहीं कर सकते। चूज करना होगा फर्स्ट और सेकंड में, तो फर्स्ट और आप ऑप्शन को चूज करेंगे क्योंकि उसमें हम लोग उससे बेटर को क्वालिटी को सर्च करते हैं क्योंकि हम लोग को ज्यादा बेटर प्रोवाइड कर रहे हैं। और टाइप 2 एरर को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। टाइप 2 में कुछ भी अगर उठा दिया है इतना चेकिंग का तो वो तो नेगलेक्ट उसके कंपैरिजन में तो है। यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो टाइप 2 एरर है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, सबसे ज्यादा डेंजरस नेचर का अगर कोई एरर है देन दैट इज टाइप 2 एरर। क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ टाइप 2 एरर, जो सेकंड जो आप टर्म ले रहे हैं, जिस एरर की बात कर रहे हैं, उसके बेसिस पे जो भी प्लान बनाया जाएगा, आइदर वो मार्केटिंग रिसर्च का हो, प्लानिंग का हो, डिमांड एनालिसिस और जो भी कर रहे हैं, उन सबका प्लानिंग जो भी करोगे सब कोलैप्स कर जाएगा। सपोज आपने कुछ फ्यूचर प्लानिंग करा है कि अगर हम ग्रेजुएशन कर लेंगे उसके बाद ऐसा कुछ करने वाले हैं, ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं, लाइक बहुत सारा लंबा चौड़ा लिस्ट बना लो, और सपोज ग्रेजुएशन पास करने वाला जो assumption था वही गलत हो जाए, सारा का सारा प्लान क्या हो जाएगा? कोलैप्स कर जाएगा, रिजल्ट कुछ भी नहीं आने वाला। सो जो सेकंड जो टाइप का एरर है उसके बेसिस पे कुछ भी आप प्लान करोगे वो हमेशा कोलैप्स करने का केस कंडीशन होता है। क्योंकि सबसे ज्यादा आपने क्या किया, assumption क्या था, जब हम ग्रेजुएशन पास कर जाएंगे तो ऐसा कुछ करने वाले, और ग्रेजुएशन पास करने वाला assumption ही कंप्लीट ना हो तो क्या होगा? अगर बारिश होगी तो ऐसा कुछ होगा। सपोज आपने सोलर प्लांट लगाया है, धूप होगी तब जो भी हमारा कुछ भी इनकम होने वाला है, ऐसा कुछ होने वाला है, जो भी हमने इन्वेस्ट किया उसका कुछ रिजल्ट आने वाला है। सपोज अब धूप हुई ही नहीं तो हमारा जो assumption था, बेसिक assumption, वही फ्रूटफुल नहीं, मतलब वही बेस ही पूरा गड़बड़ हो गया तो पूरा प्लान ही कोलैप्स कर जाएगा। सो सबसे ज्यादा अगर हमको किसी चीज पे ध्यान देना होता है इन केस ऑफ मार्केटिंग, इन केस ऑफ मॉड्यूलेशन और कुछ भी ऐसा कुछ टर्म में, तो जो सेकंड टाइप ऑफ एरर है उसको सबसे ज्यादा पहले, सबसे पहले उसी को दिमाग में रखो, तब बाकी का प्लान करो।
क्योंकि उसके बेसिस पे आप जो कुछ भी करेंगे, सपोज आप कुछ खरीदने गए, कुछ खराब उठा के लेके चले आए, ऑप्शन चूज किया नंबर 1 ऑप्शन चूज किया, वो दोनों में ज्यादा क्या बोले, फिर से बोलो। जैसे ये दो ऑप्शन था, एक था कि अगर हम लोग अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट उसमें ढूंढने का कोशिश करेंगे तो ज्यादा बेटर। टाइप 1 एरर, हाँ, वी आर रिजेक्टिंग द गुड वन बिकॉज जो और भी बेटर वन ढूंढने, ठीक है। तो मैम यहाँ पे जो सेकंड टाइप है तो मैम हम लोग गलत ही तो हमको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो गलत भी हो सकता है, तो गलत ही होगा 90% केसेस में, क्योंकि आप तो सबसे ज्यादा सावधान किससे रहोगे? आप अपने दोस्त से ज्यादा सावधान रहने वाले हैं दुश्मन से? दोनों से। कैसे? मैम दोनों का कभी भरोसा नहीं। देख लो, अब अपने दोस्त पे भी भरोसा नहीं कर रहा है, समझ लो कौन है इसके दोस्त। बहुत हो गया तो नहीं, तो यहाँ पे ज्यादा आप, यहाँ कंडीशन इस तरह का है कि आप जो ये अगर इस चीज को assumption को आप प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे तो पता चला कि कोई भी आपका फ्रेंड ही नहीं है और कोई भी आपका दुश्मन ही नहीं, मतलब किसी पे भरोसा ही नहीं कर रहे हैं, तो आप कोई डिसीजन ही नहीं ले रहे हैं ना, ये भी तो है ना। यहाँ पे जब आप किसी पे भरोसा नहीं ले रहे हैं तो आप, वो तो ज्यादा बेटर है ना, क्या दूसरे पे डिपेंड होने से अच्छा है कि उसके बेसिस पे रहो। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना हर केस में, प्रैक्टिकली हर केस में दोनों का कॉम्बो जैसे टाइप 1 और टाइप 2 है तो ज्यादा बेटर है ना। दोनों को एरर कैसे मिनिमाइज करेंगे? मैंने एग्जांपल तो दिया आपको। आपको पेन खरीदने के लिए मम्मी ने भेजा, घर पे कुछ भी खरीदने के लिए भेज दिया, बोला खराब मत खरीदना। अगर ये बोल दिया तो आप क्या करोगे? बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा ढूंढते चले जाओगे, उसमें भी जो भी अच्छा लगा वो लेके चले गए। अब इस केस में आप क्या कर रहे हैं, जो बेटर ऑप्शन है आप उसको भी रिजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरे केस में जो कुछ भी लेके चले आओ, आप खराब भी उठा के लेके चले आए, अब पता चला सड़ा गला कुछ उठा के लेके चले आए और वो बैठ के खाना पड़ गया, तो हो गया काम। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो बैड इम्पैक्ट है उसका आप पे इफेक्ट आएगा, लेकिन आप पहले वाला जो एरर कर रहे थे उसमें उसका बैड इम्पैक्ट तो आप पे नहीं आएगा। इसका एक एग्जांपल मैंने आपको स्मोकिंग वाला दिया था और योगा वाला दिया था। पता है सबको कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, पता है सबको, फिर भी बहुत लोग स्मोक करते हैं, उसका बैड इम्पैक्ट उस पर आता है। सबको पता है योगा बहुत अच्छा है, बहुत बेनिफिशियल फॉर हेल्थ है, लेकिन फिर भी बहुत लोग नहीं करते। तो अब नहीं करते वो योगा, उसका बैड इम्पैक्ट तो आप पे नहीं आ रहा है, लेकिन स्मोकिंग पता है कर रहे हैं फिर भी, तो उसका बैड इम्पैक्ट तो आ रहा है ना। तो एक में क्या हो रहा है, पॉजिटिव चीज अगर आप नहीं भी कर रहे हैं तो उसका बैड इम्पैक्ट आप पे नहीं आ रहा है, लेकिन नेगेटिव चीज अगर आप कर रहे हैं तो उसका क्या होगा, बैड इम्पैक्ट आएगा ना। तो अब सावधान किससे ज्यादा रहना है? योगा मत करो, करो, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। कर रहे हो तो फायदा होगा, नहीं कर रहे हो तो उसका नुकसान तो नहीं है। लेकिन स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं तो आपको पता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कर रहे हैं, पता है बैड है और कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, उसका बैड इम्पैक्ट आपको इन्फ्लुएंस करेगा ना। सो कौन से एरर से ज्यादा अब सावधान किससे ज्यादा रहना है? योगा से ज्यादा सावधान रहोगे कि स्मोकिंग से ज्यादा सावधान रहोगे? दोस्त दुश्मन में तो क्लियर नहीं हुआ, चलो बताओ किससे ज्यादा सावधान रहोगे? स्मोकिंग से। तो यहाँ पे ज्यादा खतरनाक कौन सा एरर हो रहा है? टाइप 2 एरर, जो उसमें आप एक्सेप्टेंस कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं बैड हाइपोथेसिस को, फॉल्स हाइपोथेसिस को। तो ये एजम्पशन अगर इसी को प्रोडक्ट के फॉर्म में अप्लाई करो या फिर किसी एजम्पशन के बेसिस पे अप्लाई करो, तो ये वो एजम्पशन है जिसको हम मान रहे हैं कि करेक्ट है, लेकिन पूरा पूरा फॉल्स है। जैसे एग्जामिनेशन, मैंने अभी जो एग्जांपल दिया, ग्रेजुएशन पास कर जाएंगे तो हम ऐसा कुछ करने वाले हैं, ये प्लान है, और ये एजम्पशन ही गलत है, क्योंकि ये ग्रेजुएशन ही नहीं हुआ, पास ही नहीं हुए। अब पास ही नहीं हो तो उसके बेसिस पे जितना भी प्लान करेंगे क्या होगा, दैट ऑल इज गोइंग टू कोलैप्स, है ना। सो ज्यादा डेंजरस जो है, सावधान उससे रहना है। तो हम लोग जब भी करते हैं तो ये करते हैं, इसमें आपने पढ़ा होगा शायद कि टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर में टाइप 1 एरर को फिक्स कर लिया जाता है और टाइप 2 एरर को हमेशा मिनिमाइज किया जाता है, क्योंकि दोनों एरर एक साथ, दोनों एरर को आप एक साथ बैलेंस नहीं कर सकते। जैसे शॉपिंग वाले केस में चले जाओ, ये सामान खरीद के लाना है नहीं लाना है, ऐसा कुछ केस। अब आप अच्छा को भी रिजेक्ट कर रहे हैं, तो एक एरर कमिट कर रहे हैं, और खराब को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये दोनों दो अलग एरर है।
और दोनों को एक साथ बैलेंस कर सकते हो, खराब को एक्सेप्ट भी कर लो, अच्छे को रिजेक्ट भी कर लो, तो दोनों को एक साथ बैलेंस नहीं किया जा सकता। तो आपको किसी एक से स्टिक होना पड़ेगा और दूसरे को अकॉर्डिंगली बैलेंस करना होगा। ठीक है, तो आप जिससे जो कम एरर है, जो ज्यादा डेंजरस नहीं है, स्टिक करोगे तो उस पर स्टिक करोगे। ज्यादा खतरनाक वाले से तो स्टिक नहीं कर सकते कि हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, टाइप 1 एरर जो है ज्यादा सीरियस नहीं होता तो हम उसको स्टिक करते हैं, उसके अकॉर्डिंग जा रहे हैं, उसके हेल्प से हमेशा उसके थ्रू जाएंगे और दूसरे को मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। तो आपने जो रिसर्च अगर किया होगा तो उसमें देखा होगा कुछ टैबुलेटेड फॉर्म आया होगा, कुछ टैबुलेटेड वैल्यूज होंगे, कुछ कैलकुलेटेड वैल्यूज होंगे, दोनों को आप कंपेयर करेंगे और उस कंपैरिजन के बेसिस पे आप रिजल्ट बताएंगे कि ये एक्सेप्टेबल है या रिजेक्टेबल, रिजेक्ट करने वाले या फिर एक्सेप्ट करने वाले। तो उसके बेसिस पे जजमेंट करोगे जो भी मैंने कहा वो स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है। तो यहाँ पे उस एरर के बेसिस पे ही हम डिटरमाइन करते हैं। और स्टैटिस्टिकल मेथड्स या फिर रिसर्च जो है जिस पे अप्लाई होता है, स्टैटिस्टिकल मेथड एक ऐसा सिंगल मेथड है जिसमें एरर इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दुनिया का कोई भी ऐसा टेक्निक नहीं है जिसमें एरर को इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है, कोई भी ऐसा मेथड नहीं है जिसमें एरर का इंपॉर्टेंस है। सिर्फ और सिर्फ स्टैटिस्टिकल मेथड है जिसमें एरर को हमेशा इंपॉर्टेंट दिया जाता है एंड वी वांट टू मिनिमाइज दैट एरर टू रीच एट बेस्ट डिसीजन। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जिसमें एरर इतना इंपॉर्टेंट, क्या कर सकते हैं, तो कुछ कम सर बंद कर दो। सो यहाँ पे हम एरर के बेसिस पे सारा कुछ जजमेंट करते हैं। और देखिएगा जितने भी रिसर्च मेथड्स हैं, जितने भी रिसर्च मेथड्स हैं उसमें सबसे पहले अगर ध्यान दिया जाता है टू मिनिमाइज द एरर। जितना भी मेथड्स पढ़े होंगे आप, इससे पहले भी हो सकता है कुछ मेथड्स पढ़े हों जिसमें हम लोग हमेशा फोकस करते हैं वी हैव टू मिनिमाइज द एरर। जो भी डिसीजन है उसके बेस्ट डिसीजन पे अगर पहुंचना है तो एरर को मिनिमाइज करना ही हमारा ऑब्जेक्टिव है। जैसे कॉस्ट मिनिमाइज करना, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, उसी तरह प्रॉफिट और कॉस्ट कब करोगे जब एरर भी, मान लो एक ही रिसर्च आप बार बार कर रहे हैं, जब बार बार रिसर्च कर रहे हैं, सपोज आप कैलकुलेशन ही करने बैठे हो, मैथ्स का कोई क्वेश्चन बना रहे हो, जब मैथ्स का कोई क्वेश्चन बना रहे हो आप धीरे धीरे टाइम देके कैलकुलेशन करो एक्यूरेटली, आंसर बताओ लास्ट में, हो सकता है 2 मिनट ज्यादा समय लग जाए, लेकिन जो रिजल्ट पर पहुंचे हो वो एक्यूरेट रिजल्ट होगा, गलत नहीं होगा कहीं। अब कुछ आप जल्दी जल्दी में 1 मिनट में क्वेश्चन सारा सॉल्व करके बता दिए और पता चला सब गलत है, फिर दोबारा से उसको कैलकुलेट करोगे, फिर 3 बार कैलकुलेट करोगे। अब क्या होगा, टाइम जो है वो आपका ज्यादा लगेगा, रिसोर्सेज ज्यादा लगने वाला है, ज्यादा कैलकुलेशन भी करना पड़ा और ज्यादा टाइम लगने वाला है। इन टाइम की बात करो, रिसोर्स की बात करो, मनी की बात करो, यही चीज अगर बार बार परफॉर्म करने दिया जाए, इसी चीज को अप्लाई कर लीजिए मार्केटिंग में। एक ही चीज रिसर्च आप बार बार कर रहे हैं, एरर को मिनिमाइज करके एक ही बार रिसर्च करा, अच्छे से रिजल्ट तक हम पहुंच गए और वो इफेक्टिव रिजल्ट मिल गया तो हमारा काम हो गया। या फिर ये कर सकते हो, उसी रिसर्च को आप शॉर्टकट कुछ मेथड अप्लाई करिए, फिर उसी चीज को बार बार रिपीटेडली कर रहे हैं, तो अब क्या होगा, टाइम के अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएगा। अब 2 साल पहले का जो रिकॉर्ड था और उसके अकॉर्डिंग जो हम स्टडी कर रहे हैं, कुछ भी उससे अंदाजा लगा के काम कर ले, वो कहीं ना कहीं अंदाजा ही है, वो एग्जैक्टली तो वो मेजर नहीं है जो हमारे पास 2 साल पहले का रिकॉर्ड है, जो अभी का रिकॉर्ड है और 2 साल बाद होगा। सब में डिफरेंस आएगा कुछ ना कुछ और सबका पैटर्न डिफरेंट होगा। जैसे जैसे नेसेसिटी बदलेगी, सिचुएशन बदलेगा। पहले मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स का इतना नेसेसिटी नहीं था, जब से कोविड आया क्या हो गया, सब कुछ ऑनलाइन वर्क हो रहा है, पढ़ाई भी ऑनलाइन कर रहे हो, एग्जाम भी ऑनलाइन दे रहे हो, सब काम ऑनलाइन कर रहे हो, सो इसका मार्केट क्या हो गया, बढ़ गया। तो जो सिचुएशन 4 साल पहले था, मोबाइल फोन्स और लैपटॉप्स का जो डेटा देखेंगे आपको तो 4 साल पहले मिलेगा, यूजर्स की बात करें तो वो बहुत कम था एज कम्पेयर टू, यहाँ पे एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो गया है ना, एक्सपोनेंशियली वो इंक्रीज हुआ है क्योंकि मल्टीपल फॉर्म में इंक्रीज हो रहा है। एक ही घर में 4-5 लोग काम कर रहे होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, तो अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, जो मार्केट होगा वो ज्यादा एक्सपैंड कर रहा है, तो वो एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन हो जा रहा है। और वही चीज अगर 4 साल पहले का देखो तो सिचुएशन अलग था। और अगर आप इस 4 साल पहले अभी के सिचुएशन 2-3 साल के सिचुएशन से वाकिफ नहीं है तो क्या होगा, जो रिसर्च आपका होगा वो क्या हो जाएगा, अंडरडेटेड होगा और वो आउटडेटेड ही है।
क्योंकि अभी के काम का वो रिलेवेंट जो भी सिचुएशन है उससे वो रिलेट ही नहीं कर पा रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप प्रिडिक्शन करो तो हो सकता है जो सिचुएशन अभी है आप प्रिडिक्शन उसके बेसिस पे करेंगे, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट 2 ईयर में एग्जैक्टली ऐसा कुछ पैटर्न हो या फिर इससे भी डेजर्स पैटर्न हो सकता है, ऐसा केसेस आ सकता है ना। सो इन सब सारे टर्म्स को जब हम एक जगह क्या कहा जाए एक ही इवेंट के मल्टी डायमेंशंस को जब हम एक बार स्टडी करते हैं, उससे एरर अगर का जो कंपोनेंट होता है वो रिड्यूस करते हैं, तब हमारा जो एस्टिमेशन होता है और जो भी रिजल्ट एनालिसिस के बेसिस पे आता है वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है एज कंपेयर टू आप ये सारा कुछ एलिमिनेट करके बस एक अंदाजा लगा के बता। तो रिसर्च इस केस में जितना भी मार्केटिंग का जो भी फील्ड चले जाओ, मैनेजमेंट और इसमें जो आप कर रहे हैं या फिर मास्टर्स MBA वगैरह में मार्केटिंग रिसर्च स्पेशली इस पूरे पेपर को पढ़ा जाता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ा जाता है। देन आप लोग सारा कुछ अकॉर्डिंगली रिसर्च करके फिर उसका मार्केट बिहेवियर क्या होगा नेक्स्ट 5 ईयर में, 5 साल 2 साल जो भी हो, उसके अकॉर्डिंगली किस तरह से वो इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा। पेपर पेन का यूज कम हो गया है या नहीं? अभी के पर्टिकुलर सिचुएशन में सब लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, नोट्स ऑनलाइन क्रिएट कर रहे हैं, एग्जाम भी अगर ऑनलाइन ही दे रहे हैं तो फिर पेपर पेन का यूज कहाँ हो गया, और ही कम हो गया। तो अब जो आने वाले टाइम में है अकॉर्डिंगली कैसे इफेक्ट होगा उस चीज को अपने स्टडी में इन्वॉल्व करिए, उसके बेसिस पे अपने रिजल्ट्स को मॉडिफाई करिएगा, तो जो भी रिजल्ट होगा वो ज्यादा इफेक्टिव होगा, आपको पता चल जाएगा एग्जैक्टली आपका मार्केट कैसा होगा और उसमें भी एग्जिस्टिंग कितने कंपनीज क्या है वो सब, उसका प्रोडक्शन रेट क्या है, उसका सर्विस रेट क्या है, जो भी ये सारा कुछ जब अगर आप इन्वॉल्व कर लेते हैं, और ये बहुत कहा जाए ना बहुत सोशली बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसको स्टडी करने के लिए आपको सोशल इकोनॉमिक रिसर्च मार्केटिंग सब कुछ का अगर आइडिया होता है तब आप इस सबको इंक्लूड करके अपने इफेक्टिव वे में उस चीज को बना सकते हैं। और यहाँ पे मल्टी डायमेंशन हम स्टडी करते हैं और इसमें कोई भी एक डायमेंशन को सपोज आप इग्नोर कर दो तो आपका रिजल्ट जो भी होगा उस पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब उतना इफेक्टिव रिजल्ट नहीं होने वाला है। सो हर जगह हम लोग जब भी पढ़ते हैं ना, जितने भी मैथमेटिकल टेक्निक्स पढ़ते हैं उसमें हम लोगों को ये चीज होता है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ दैट टर्म, ऑप्टिमाइजेशन हमेशा देखते हैं। आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो रिसर्च सारे डायमेंशन को अगर आप स्टडी भी कर लिए हो तो स्टडी करने के बाद भी उसका जो रिजल्ट होगा वो इतना आएगा, अब उसको और कितना ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, फिर उसका ऑप्टिमाइजेशन, तब आप अल्टीमेटली मतलब बहुत सारे मेथड्स का एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है। और जो भी ऐसे भी एक चीज दिमाग में रखो, जब भी हम सोशल नेटवर्किंग की बात करते हैं, सोशल जहां भी पब्लिक ओपिनियन पे बेस्ड सब कुछ है, वहां का स्ट्रक्चर जो भी होगा वो बहुत ही ज्यादा साइकोलॉजिकल एजुकेशनल सोशल जितना भी टर्म है स्ट्रक्चर है, ये जो सिचुएशन है उसका स्ट्रक्चर उसका स्टडी करना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ हमेशा हम मल्टी डायमेंशन अगर स्टडी नहीं करते हैं तो हमारा जो भी रिसर्च है सारा वैग में जाने वाला, सब वेस्ट होने वाला है, किसी भी काम का नहीं होने वाला। ठीक है, ये तो खैर आप लोगों के रिसर्च का पोर्शन है जिसको हो सकता है आप लोग ज्यादा बेटर जानते हो, बट रिसर्च को हम जानते हैं और हर केस में इसी चीज में आप लोग देखते होंगे, जितना भी मार्केटिंग के पेपर में पढ़ते होंगे हर चीज में रिसर्च जरूर आ जाता है, क्योंकि मार्केटिंग शुरू ही करोगे जहां से वहीं से रिसर्च आ जाता है। अगर रिसर्च बिना किए आप मार्केटिंग शुरू करते हैं तो हो सकता है जो भी रिजल्ट हो वो फ्रूटफुल ना हो। पता चला कुछ ऐसा फैक्ट्री हम ओपन कर रहे हैं जिसका ऑलरेडी बहुत सारा फैक्ट्रीज है, ठीक है। अब अगर फार्मास्यूटिकल कंपनी की बात करें तो अगर हम यहाँ पे पटना में देखेंगे बहुत ही ज्यादा फार्मास्यूटिकल, अब कंपटीशन यहाँ क्या होगा बहुत ज्यादा होगा, मार्केटिंग बहुत लोगों का स्टैब्लिश्ड है, अब उसमें आप कहाँ हैं क्या सब कुछ यहाँ पे पहले लोगों का अनसेटिस्फैक्ट्री देखना पड़ेगा। इंडेक्स जो एग्जिस्टिंग फार्मास्यूटिकल कंपनीज है उसमें कुछ ऐसा आ रहा है जिससे लोग सेटिस्फाइड नहीं है, ऐसा कुछ कंडीशन है, ये है वो, अगर एरिया बेस्ड है, जितने भी टर्म्स है अगर सारे डायमेंशन को आप स्टडी करते हो उसके बेसिस पे अगर आप प्लान करते हो और फिर अगर मान लो फार्मास्यूटिकल कंपनी ही खोल रहे हैं तो अगर हो सकता है आपके लिए कुछ इफेक्टिव हो, उसमें भी अगर आपने सारे डायमेंशंस का अगर अच्छे से स्टडी नहीं किया,
सारा वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो सबसे पहले कंपटीशन ही इतना है। अब उसमें कहाँ एग्जिस्ट करेंगे, क्या कंडीशन है, अगर उसमें भी आप स्कोप ढूंढते हैं तो आपका कुछ ऐसा सुपर प्लान बनाना पड़ेगा, अनसेटिस्फैक्टरी लेवल चेक करना पड़ेगा, उसका कंडीशन देखना पड़ेगा, कंपनीज का जो है फाइनेंशियल सोशल जो कंडीशन है वो कैसा है, सबके बेसिस पे अगर मार्केटिंग का प्लान बनाते हो तो हो सकता है सक्सेसफुल हो जाए। लेकिन ये चीज जब तक आपने इसका डेप्थ स्टडी नहीं किया है तब तक फिर वो आपका किसी काम का नहीं होगा, है ना। यही सब चीज, और ये सब कुछ रिसर्च में ही बता कर सकते हैं। फ्री है आप? बोलिए।